ब्रिलियंट क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक जाती है, जबकि प्राकृत एक से अनंत तक। और पूर्णांक में यदि पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये कि क्या, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। प्रश्न पूछा गया कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है। अपना उत्तर होगा नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्यों सभी पूर्ण संख्या प्राकृत क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, जबकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो अपना उत्तर होना चाहिए हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं शून्य से। तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर सम्मिलित होती है, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब तीसरा प्रश्न कि क्या सभी पूर्ण और प्राकृत, दोनों साथ में ले रहा हूँ, और प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। दोनों प्रश्न मैंने साथ में लिए। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकती है। तो मैंने दोनों को साथ में लिया है कि क्या पूर्ण और प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हो सकती है या होती है। तो इसका उत्तर है कि हाँ। कैसे कि पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृत भी आती है और शून्य को सम्मिलित करते ही पूर्ण हो जाती है, तो पूर्ण भी आती है। और ऋणात्मक -1, -2, -3 ये अनंत तक, ये सारी संख्याएं माइनस की संख्याएं, शून्य और ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं सभी इस पूर्णांक के अंदर सम्मिलित होती है। इसलिए सभी पूर्ण और प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। शून्य उदासीन रहता है, जबकि ये गिनती के रूप में काम आती है और ये ऋणात्मक पूर्णांक गिने जाते हैं। अब प्रश्न है कि सम व विषम का वर्गीकरण ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए किया जा सकता है या नहीं। तो अपना महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे सम व विषम का वर्गीकरण धनात्मक में तो करते ही हैं, लेकिन क्या ऋणात्मक पूर्णांक में इनका वर्गीकरण सम और विषम के रूप में किया जा सकता है। तो अपना उत्तर है कि सम व विषम का वर्गीकरण ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी किया जा सकता है। तो सम विषम अपन ऋणात्मक पूर्णांकों के अंदर भी कर सकते हैं। शून्य क्या है, मैंने यहाँ कह दिया कि ये उदासीन है, परंतु शून्य क्या है, शून्य भी एक संख्या मानी जाती है। शून्य एक कैसी संख्या, शून्य को सम कहें या विषम कहें। तो शून्य सम संख्या होती है। परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ सकता है छोटा कि शून्य एक है सम विषम, तो शून्य भी सम संख्या के अंतर्गत गिना जाता है। अब एक परीक्षा में प्रश्न आया कि एक न तो खाली जगह है और
न ही खाली जगह संख्या है। तो उत्तर अपना क्या होगा? खाली जगह में एक न तो भाज्य है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य। तो एक की गिनती न तो भाज्य संख्या के रूप में होती है और न ही अभाज्य के रूप में। एक इन भाज्य और अभाज्य में नहीं गिना जाता है, परंतु एक को विषम संख्या के अंतर्गत गिना जाता है, और ये प्राकृत संख्या में भी। अब प्रश्न पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य, उसके बाद आती है दो। क्या दो भाज्य है या अभाज्य? अब कई कहेंगे कि दो तो भाज्य है। क्यों? क्योंकि सम संख्या है, सारी सम संख्याएं भाज्य है, लेकिन दो सम संख्या होते हुए भी ये अपवाद के रूप में अभाज्य है, क्योंकि दो के अंदर एक तो स्वयं का भाग जाता है और एक का जाता है, यानी इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं और एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो उसे अपन अभाज्य संख्या के रूप में गिनते हैं। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब पांचवें तथ्य में है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो अब 2 नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, और 3 भी नहीं है, 3 भी अभाज्य संख्या है, विषम भी है। उसके बाद आती है 4। क्या 4 भाज्य हो सकती है? तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 स्वयं का जाता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड इसके होते हैं। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4 है। अब पूछा प्रश्न कि 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 1 से 100 के मध्य अभाज्य कितनी है? मध्य 25 अभाज्य संख्या है, जबकि भाज्य संख्या 74 है। अब आप कहेंगे कि 1 से 100 तक गिनती 100 होती है, परंतु यहाँ 25 और 74 ये तो 99 ही हुए, परंतु यहाँ 1 जो है ये न तो भाज्य है न अभाज्य, इसलिए इसकी गिनती इस भाज्य और अभाज्य में नहीं होती है। इसलिए 25 तो अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक में, और 74 भाज्य संख्याएं होती है। अब शून्य क्या है? शून्य पूर्ण है प्राकृत? तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, ये केवल 1 है जो एक यूनिक संख्या है। एक चीज और, अवास्तविक और वास्तविक संख्या। वास्तविक के अंदर तो अपन ने परिमेय और अपरिमेय, इसमें परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से लेते हैं, परंतु अवास्तविक के अंदर कौन सी संख्या को लेते हैं? इसमें अपन ने 1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, √2 ले लिया। इस प्रकार की संख्या अपन ने 2/√3 ले लिया। परंतु इसमें अवास्तविक में इसको अपन काल्पनिक भी कहते हैं, जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इनका गणितीय संक्रियाओं के अंदर निश्चित हल प्राप्त अपने को नहीं होता है, इसलिए इसको अवास्तविक काल्पनिक कहते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके माइनस के जो अंडरूट होते हैं, माइनस अंडरूट -9, अंडरूट -18। अब अंडरूट की संख्या सारी क्या हो जाएगी, परंतु यदि यहाँ आ गया घन अंडरूट 27, तो क्या ये अवास्तविक है या काल्पनिक है? परंतु नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि घन की जो संख्या होती है अंडरूट में वो अकाल्पनिक या
वास्तविक नहीं होती, ये वास्तविक में गिनी जाती है। और बाकी जितने अंडर रूट की जो माइनस की संख्या ऋणात्मक है, ये सारी अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत गिनी जाती है।